हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रिया माने एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हमारा जो बहुत चर्चित टॉपिक है जिसका नाम है यूक्रेन एंड रशिया, इन दोनों के बीच का वॉर। सो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वॉर तो हो रहा है, ये तो सबको पता है, बट वॉर के पीछे की वजह, द रीजंस बिहाइंड द वॉर इज नोन टू फ्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर क्या आज से शुरू हुई? तो उसका आंसर है नो। इसके पीछे भी अगर हम देखेंगे तो पहले कुछ घटनाएं घड़ी थी, उसमें से बहुत जो मेजर वाली इंपॉर्टेंट घटना है वो है 2014 की। 2014 में रशिया ने यूक्रेन का एक छोटा सा हिस्सा जो कि सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में पड़ता है, उसका नाम है क्राइमिया, उसको मिलिट्री रूप से यानी इसी तरीके से कैप्चर किया था, यानी कब्जा किया था, और आज ये हिस्सा रशिया के अंडर है। तो उसी समय रशिया ने उसको नाम दिया था रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी करके। उसमें उसका ये भी एम था कि वो आगे जाके डॉनबास जो रीजन है जिसके लिए आज फाइट हो रही है, उस रीजन को भी अपने अंदर करे। सो उसकी घड़ी शायद से, उसका समय आज आ गया है। तो सबसे पहले जानते हैं डॉनबास रीजन। डॉनबास रीजन दो हिस्सों से बनता है जिसका नाम है लुहांस्क और डोनेट्स्क। ये दो रीजन्स में प्रो रशियन यानी कि जो रशिया के साथ मिलना चाहते हैं, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी वाले लोग इस रीजन में रहते हैं। तो अगर हम ध्यान से, इफ यू थिंक रैशनली, तो हमें पता चलता है कि सिर्फ इतना सा यूक्रेन का रीजन लेने के लिए रशिया पूरे यूक्रेन पे, खास करके उसकी कैपिटल कीव पे क्यों हमला करेगा? तो उसके पीछे की वजह यह है कि 2019 में क्या हुआ था कि रशिया ने अपने सोल्जर्स इन सब बॉर्डर के अराउंड तैनात किए थे। तभी यूक्रेन ने खुद होके डिक्लेयर किया था कि हमारी 7% टेरिटरी, 7% टेरिटरी ये टेम्पररी ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। तो इससे क्या हुआ कि रशिया को बढ़ावा मिल गया। 2021 में ये मिलिट्री बिल्डअप और ज्यादा होते गया। हमको पता है कि नाटो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए हमें बहुत हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट डीप। आई विल क्विकली एक्सप्लेन नाटो। नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड वॉर II के बाद यूएसएसआर और यूएसए का जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब बना था। और नाटो का गठन ये यूएसए ने किया था। आइडियोलॉजी बेस्ड ये दो ग्रुप्स बने थे, ये दो पावर ब्लॉक्स बने थे, जिसमें कैपिटलिस्ट टेंडेंसी वाला था यूएसए, और उसने ये नाटो का जो गठन किया था उसमें वो उन देशों को लेना चाहता था जो कैपिटलिस्ट टेंडेंसी वाले हैं। और ये नाटो उन देशों के लिए सपोर्ट करता है जिन पे अगर कोई भी हमला हो तो उस नाटो के मेंबर्स सारे मिलके उस एक जिसपे हमला हुआ है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको मदद करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। तो ये था नाटो का एम। तो क्या हुआ कि यूक्रेन तभी भी नाटो का मेंबर नहीं था, आज भी यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। वो यूएसएसआर का भी उस टाइम पे मेंबर नहीं था। 2021 में जब यूक्रेन को भनक लगी कि रशिया के सोल्जर्स उसके बॉर्डर पर तैनात है, तभी वो जो बाइडेन के पास जाके यानी यूएसए के पास जाके नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है। 2021 सितंबर में ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि करीबन 80,000 रशियन सोल्जर्स यूक्रेन के बेलारूस और डॉनबास रीजन से उसके बॉर्डर पर तैनात है। और 2022 में तो जनवरी में जो बाइडेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलीवन ने ये ताकीद दी कि रशिया इन्वेजन के इरादे से आई है, मतलब अभी रशिया हमला करेगी। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं 23 फरवरी को इमरजेंसी घोषित की गई और 24 फरवरी को तो हमला हो गया। तो अभी असली बात यह है कि रशिया ने पूरे यूक्रेन पे इतना हमला क्यों किया, इतनी तबाही क्यों मचाई? तो उसके पहले थोड़ा सा पॉलिटिकल गेम हम समझते हैं। आज हम जानते हैं कि डेवलपिंग नेशंस जैसे इंडिया है और बहुत सारे देश है सेंट्रल साउथ एशिया में और यूरोप में भी, ईस्ट यूरोप में भी, तो ये डेवलपिंग नेशंस आज डेवलप नेशन की रेस में है। और डेवलप नेशंस जैसे यूएसए, चाइना, रशिया, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम
इन देशों पर और इस एरिया पे पूरा हमारा कब्जा यानी हमारा डोमिनेंस बनाए रखे। तो इसी रेस में दो रीजन्स डेवलप हुए जिनका नाम है, एक इंडो पैसिफिक और दूसरा है यूरेशिया। इंडो पैसिफिक वो रीजन है जो इंडियन ओशन से लेके सेंट्रल पैसिफिक ओशन तक का रीजन है और उसके अंदर आने वाले सारे देश उसके अंदर आते हैं। और दूसरा रीजन है यूरेशिया जो कि यूरोप और एशिया इन दोनों से मिलके बनता है। आज हम देखते हैं चाइना अपने एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसी और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत इन सारे देशों को, भले ही वो इंडोनेशिया, फिलीपाइंस हो, हम इंडिया हो, इन सबको अपने डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है, अपने इससे प्रॉब्लम दे रहा है, उसको टेरिटरी एक्सपांड करनी है। और वही जब 2014 में रशिया पे क्राइमिया पे वॉर करने के लिए इकोनॉमिक सैंक्शन यानी व्यापारी निर्बंध लगाए गए, तब वो चाइना से ज्यादा क्लोज होने लगा और उसका भी ये एम हो गया कि सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप जैसे जगहों पे मेरा डोमिनेंस यानी रशिया का डोमिनेंस हो। तो इसी सबको मद्देनजर रखते हुए आज रशिया ने ये पूरे यूक्रेन पर हमला किया है। उसके तीन वजह है और उसका पहला रीजन है द स्ट्रेटेजिक लोकेशन। स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये है, मतलब यूक्रेन की ज्योग्राफी। यूक्रेन को अगर हम बारीकी से देखेंगे तो ब्लैक सी का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये जो ब्लैक सी पड़ता है, रशिया ने क्राइमिया तो एनेक्स किया है, क्राइमिया तो अपने अंदर ले लिया है, बट उसको क्या चाहिए, उसको ट्रेड के लिए और ज्यादा, जितना ज्यादा व्यापार उतना ज्यादा देश बड़ा, उसकी इकोनॉमी हायर, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा, ये सीधी सी बात है। तो ट्रेड सबसे चीपेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो है सी। ब्लैक सी बहुत यूरोप से और सेंट्रल एशिया से जोड़ती है, तो इसलिए ब्लैक सी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये भी है कि यूक्रेन के बाजू वाले जो देश है, जैसे बेलारूस है, रोमेनिया है और इस साइड तो रशिया है, तो ये सब पहले से ही प्रो रशिया है, ये सब रशिया की आइडियोलॉजी को, रशिया को मानते हैं, तो ये रशिया के साथ है। यूक्रेन ही सिर्फ उसको प्रॉब्लम बन रहा है उसके ट्रेड के लिए। सो ये पहला है। और इसी वजह से यहाँ पे बफर एरिया, यूक्रेन के अपर साइड में बफर एरिया क्रिएट करके नाटो फोर्सेस को भी ये यूक्रेन में आने से और उसके ऊपर रशिया के तरफ आने से रोक रहा है। तो ये सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जो कि है यूक्रेन का ज्योग्राफी। दूसरा रीजन है हमारा इकोनॉमिक परसेप्शन। इकोनॉमी, तो इकोनॉमी अगर हम देखते हैं कि रशिया जो है वो बहुत बड़ा देश है और उसके पास कौन सी चीज है जो वो एक्सपोर्ट करता है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेस है। और उससे सबसे बड़ा वाला रीजन जो रिसोर्स है वो है नेचुरल गैस। रशिया का नेचुरल गैस आज पूरे यूरोप को पहुंचाया जाता है। यूरोप एक ऐसा देश है जो हमेशा से ही ग्रीन फ्यूल को ज्यादा प्रमोट करता है और ज्यादा यूज भी करता है। तो यूरोप की जो डिपेंडेंसी है रशिया के नेचुरल गैस पे वो बहुत ज्यादा है। इसी कारण ये भी उसकी वजह है कि यूरोपियन देश आज यूक्रेन की मदद करने इतने प्रोएक्टिवली नहीं आ रहे। तो रशिया की पहली पाइपलाइन जो नेचुरल गैस की है वो जाती है यूक्रेन से सीधा यूरोप तक, जर्मनी और ये सब देशों तक। तो क्या होता है कि रशिया को अगर यूक्रेन चाहता है तो ये बीच में इस पाइपलाइन को बंद कर सकता है, क्योंकि वो उसके टेरिटरी से जाती है और चाहे तो वो बंद कर सकता है, ये रशिया को खतरा है। और दूसरा, इसके रीजन से जाने के कारण वो इस पाइपलाइन का थोड़ा पैसा भी उठाता है, यानी कमीशन भी, क्योंकि उसके रीजन से जा रहा है। तो ये है दूसरा। तो रशिया चाहती है कि मैं किसी भी निर्बंध में, मैं किसी भी प्रॉब्लम में ना पड़ूं, इसलिए भी वो रशिया को यूक्रेन को लेना चाहता है। और दूसरा मेन चीज ये है कि यूएसए इसमें क्यों आ रहा है, क्योंकि इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए रशिया और एक पाइपलाइन अब भी फिलहाल बना रहा है जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 2 सीधा ऊपर से बाल्टिक सी से होके पूरे यूरोप को नेचुरल गैस पहुंचाने की ये प्रिपरेशन में है और इसीलिए वो बनाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, यूएसए को इससे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यूएसए प्रोड्यूस करता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस।
आज हम देखते हैं, आज हम भी क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम वगैरह लेते हैं वो लेते हैं वेस्ट एशियन कंट्री से, गल्फ कंट्री से, और यूरोप जो निर्भर है वो रशिया पे निर्भर है। तो यूएसए के लिए उसके लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए मार्केट आज इतना ज्यादा नहीं है। अगर यूरोप की ऐसी ही डिपेंडेंसी यानी निर्भरता अगर रशिया पे बढ़ती चली जाएगी तो यूएसए का यहाँ पे सेल्स भी कम होगा और उसका इन्फ्लुएंस जो है उसके ऊपर की निर्भरता भी कम होगी, ये उसको खतरा है। इसलिए भी वो यूक्रेन को आज सबसे पहले मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल भी यूएसए ने दी है, तो वो ये सब नहीं चाहता, और वो ये सब नहीं चाहता तो इसलिए रशिया और प्रोएक्टिवली ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन कर रहा है और रशिया को भी ले रहा है। तो ये है दूसरा रीजन, इकोनॉमिक परसेप्शन। और अभी जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो है पावर परसेप्शन। पावर परसेप्शन क्या है? पावर परसेप्शन ये है कि जैसे आज मुझे पता है अगर घर में 2 भाई होते हैं तो जो एज से बड़ा होता है उसका मान और ये ज्यादा होता है, पर जैसे ही छोटा भाई अगर कुछ बहुत अच्छी कोशिश या फिर तरक्की करता है तो उसका नाम हो जाता है, बड़े भाई को थोड़ा सा बुरा लगता है। सेम वही है पावर परसेप्शन। पावर परसेप्शन ये है कि यहाँ पे कोई भाई नहीं है, बट पहले हम जानते थे कि यूएसए को जो टक्कर दे रहा था वो था रशिया। कोल्ड वॉर के बाद 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया का जो इन्फ्लुएंस था वो थोड़ा कम था, और अभी हम देखते हैं कि चाइना बहुत बढ़ रहा है। हम भी, हमारे माइंड में भी यूएसए के साथ कॉम्पीट करने के लिए सबसे पहला नाम आता है चाइना, चाइना चाइना चाइना। सो यूएसए चाइना, ये ऐसा परसेप्शन हो गया। तो ये परसेप्शन में अभी रशिया चाहता है कि मेरा भी कुछ हो, लोग भी मुझे पहचाने, मुझसे डरे और मेरा भी इन्फ्लुएंस इन सब जगह पे हो। तो इसलिए अभी रशिया भी थोड़ा, हम बोलते ना, फ्रेम में आने की कोशिश कर रहा है। सो ये है पावर परसेप्शन। पावर परसेप्शन बहुत मायने रखता है जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स देखते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक्स देखते हैं, क्योंकि अगर ये पूरा रीजन नॉट फिजिकली बट इन्फ्लुएंशियली भी अगर रशिया के डोमिनेंस में आ जाता है तो ये पूरा जो पॉलिटिक्स है यूरेशिया का वो पूरा बदलने की ये कैपेसिटी रखता है। यूक्रेन अगर आ गया तो रशिया पूरे बेलारूस से पूरे आज जो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये बाकी इसमें टेंशन चल रहे हैं उस पर भी पूरा रशिया का इन्फ्लुएंस होगा। मतलब रशिया जैसा चाहेगी वैसा ये देश मान के कर सकते हैं और रशिया इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होगी। पावर परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो ये जो 3 रीजंस थे, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड पावर, ये 3 रीजंस की वजह से आज हम देखते हैं भले ही रशिया को सिर्फ इतना सा डोनबास रीजन चाहिए, बट फिर भी वो यूक्रेन की कीव पे, कैपिटल है कीव पे हमला कर रहा है। और रिसेंटली हम देखते हैं कि जो यूरोप का बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पे भी उसने कब्जा कर लिया है। सो दिस इज नथिंग बट यूक्रेन को पूरा अपने अंदर यानी अपने तरफ करने की ये कोशिश है। सो ये था उसके ये वॉर होने के पीछे की 3 मेन वजह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट, अगर कुछ सजेशंस भी हो तो भी कमेंट करना। किसी न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई भी ऐसे टॉपिक हो जो यूजुअली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऐसे है तो प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स बिलो, और do like, share, subscribe. This is my first time, so please do support. Thank you.